तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मेन स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल कैटायन होता है वो कई लिगैंड से सराउंडेड होता है और इन लिगैंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का कम से कम एक लोन पेयर होता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि जो आयनिक लिगैंड्स होते हैं उनको इस थ्योरी में नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के रूप में कंसिडर किया जाता है और जो न्यूट्रल लिगैंड्स हैं उनको हम यहाँ पे डाइपोल्स की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है वाटर डाइपोल्स, तो ऐसे ही यहाँ पे भी वाटर है, अमोनिया है, ये सब जो न्यूट्रल लिगैंड हैं ये डाइपोल की तरह कंसिडर किए जाएंगे। और इस थ्योरी में सबसे खास बात ये है कि ये थ्योरी किसी ऑर्बिटल ओवरलैप को कंसिडर नहीं करती है बिटवीन द मेटल एंड लाइगैंड। जैसा कि आपने पिछली थ्योरी में देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें ये बोला गया था कि मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगैंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये थ्योरी इस बात से डिनाई करती है। ये थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल और लाइगैंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट नहीं है, बल्कि ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। एक पे प्लस चार्ज हो, दूसरे पे माइनस चार्ज हो, तो उनके बीच में कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लाइगैंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि आयनिक बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मेटल को माना जाता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लिगैंड्स को माना जाता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट ये है कि आप सब जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर्स। इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि इन 5 डी ऑर्बिटल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप है T2g और दूसरा ग्रुप है Eg। ये जो T2g ग्रुप होता है, इस ग्रुप में 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz और dzx। इन तीनों डी ऑर्बिटल में एक चीज कॉमन है, इनकी जो लोब होती है वो बिटवीन द एक्सीज लाई करती है। देखिए, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, इसमें 2 लोब होती हैं डंबल शेप में। तो इन तीनों डी ऑर्बिटल में जो डंबल्स होते हैं, यानी ये जो लोब होती हैं, वो ऑन द एक्सीज नहीं होती, बल्कि बिटवीन द एक्सीज होती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया भी था, इन्हें हम नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो T2g ग्रुप है ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का ग्रुप है, जबकि ये दूसरा ग्रुप जो Eg है ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का ग्रुप होता है। और एक्सियल डी ऑर्बिटल 2 होते हैं, एक dz स्क्वायर और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों डी ऑर्बिटल में जो लोब होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, वो अलोंग द एक्सीस पाई जाती है। तो समझ गए बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक T2g, एक Eg। T2g ग्रुप है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का, जो होते हैं dxy, dyz एंड dzx। और ये जो दूसरा ग्रुप है Eg, ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का ग्रुप है। और एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं 2, पहला dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। पहला केस है ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी जिनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल शेप को समझ लीजिए। ये आपके सामने ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसमें आप देखिए, ये आपका सेंट्रल मेटल है और ये 6 लाइगेंड्स इसके साथ अटैच्ड हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट हैं। जैसे ये और ये दोनों लिगेंड वाई एक्सिस पे प्रेजेंट हैं और इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इस एक्सिस को हम जेड एक्सिस मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे जो 6 के 6 लाइगेंड्स हैं वो सभी के सभी एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड हैं। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेटल और लाइगेंड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब ये लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच कर रहे होंगे, तो ऐसे में लिगेंड का जो माइनस चार्ज होता है या जो लोन पेयर होता है, वो सेंट्रल मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पांचों डी ऑर्बिटल्स को सेम अमाउंट में रिपल्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड हैं। इस वजह से ये जो ईजी ग्रुप है, यानी एक्सियल डी ऑर्बिटल का ग्रुप है, ये ज्यादा रिपल्सन फील करेगा एज कंपेयर टू T2G। क्यों? क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस पे है और ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं ईजी ग्रुप वाले, ये भी एक्सिस पे हैं। तो दोनों आमने सामने आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगेगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं तो जो ईजी ग्रुप ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, इट विल फील मोर रिपल्सन देन द T2G। अब बेटा इससे होगा क्या? तो देखिए, इससे जो ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो डीजेनेरेसी है, यानी जो इनकी इक्वल एनर्जी है, वो डिस्टर्ब होगी। जो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी और जो कम रिपल्सन फील करेगा उसकी एनर्जी कम आएगी। तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे जो 5d ऑर्बिटल्स थे उनकी लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएंगे। इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है बच्चों। तो ये देखिए, यहाँ पे 5d ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं और यहाँ पे देखिए डीजेनेरेसी आ रही है इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड, यानी अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो पांचों की एनर्जी बराबर होगी। लेकिन जब लिगेंड आ जाएंगे सेंट्रल मेटल की ओर अप्रोच करते हुए, तो फिर इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगी। यानी ये जो केस है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में Eg की एनर्जी T2G से ज़्यादा आएगी, यानी ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं ये दो ग्रुप में स्प्लिट हो गए, जिसमें ऊपर आया Eg और नीचे आया T2G। क्लियर हो गया बच्चों? क्योंकि एनर्जी ऑफ Eg बिकम्स मोर देन T2G, क्योंकि उसको रिपल्सन ज़्यादा मिला था लिगेंड्स के द्वारा।
अब यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप आता है बिटवीन द T2G एंड EG, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से। ये डेल्टा ओ है बेटा, और डेल्टा ओ को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, ये एनर्जी गैप डेल्टा ओ है। और ये जो लाइन मैंने दिखाई है, ये एक हाइपोथेटिकल एवरेज एनर्जी लेवल है, जबकि स्प्लिटिंग अगर ना हो तब ये एनर्जी आएगा पांचों डी ऑर्बिटल का। लेकिन ये हाइपोथेटिकल केस है, एक्चुअल केस ये है, EG ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये जो हाइपोथेटिकल एवरेज एनर्जी लेवल है, इससे 0.6 डेल्टा ओ ऊपर EG होगा और 0.4 डेल्टा ओ नीचे T2G होगा। तो ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से समझ के इसको तैयार करिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो डेल्टा ओ के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था, डेल्टा ओ को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स, और नेचर ऑफ लिगेंड्स को हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जज करते हैं। तो पहले समझेंगे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। तो ये जो सीरीज है, ये बेसिकली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ डेल्टा ओ इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेम मेटल। यानी अगर हम सेंट्रल मेटल को सेम ले लें और अलग अलग लिगेंड्स के साथ उसका कंपाउंड बनाएं, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अभी मैंने बताया था, द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G। तो ये जो एनर्जी गैप है EG और T2G के बीच का, इसी एनर्जी गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला गया है। तो अलग अलग लिगेंड्स की प्रेजेंस में हम डेल्टा ओ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं और उस डेल्टा ओ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं। इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। और ये ऑर्डर आपके सामने इस बॉक्स के अंदर बना हुआ है। इसमें आप देखिए, सबसे पीछे है I-, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा Br-, फिर HCN-, ऐसे बढ़ते 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 अमोनिया, EnNO2-, CN- और CO। यानी CO के केस में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी और I- के केस में सबसे कम स्प्लिटिंग होगी। यानी CO काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला जाएगा, क्योंकि वो स्प्लिट करा देगा ज़्यादा मैग्नीट्यूड से, और I- बहुत वीक लिगेंड कहा जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम स्प्लिट करा पाएगा 5d ऑर्बिटल्स को। इसी चीज को आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, और आप लोगों के मन में डाउट भी आया था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन है वीक लिगेंड और कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कुछ बच्चों ने पूछा भी था। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले पेयरिंग एनर्जी, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो देखिए, पेयरिंग एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल अगेंस्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली पेयर अप करा देता है अगेंस्ट हुंड्स रूल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने के लिए, ताकि वो रिपल्सन ओवरकम हो सके। उसी एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो इजी लैंग्वेज में आप बस ये समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने से वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा, उसी एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो केस बनते हैं।
अगर डेल्टा ओ पी से कम है, यानी लिगैंड्स की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी आ रही है अगर वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो भैया पेयरिंग अगेंस्ट हुंड रूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा ओ कम है। इतनी एनर्जी लिगैंड प्रोवाइड करा ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में हम उस लिगैंड को कहेंगे वीक लिगैंड। और अगर डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो अगर डेल्टा ओ पी से बड़ा है तो पेयरिंग अगेंस्ट हुंड रूल हो जाएगी और उस लिगैंड को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। समझ गए बच्चों? तो वीक लिगैंड का क्या क्राइटेरिया है? डेल्टा ओ पी से कम होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड का क्या क्राइटेरिया है? डेल्टा ओ पी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में डेल्टा ओ ज्यादा आएगा, वीक लिगैंड के केस में डेल्टा ओ कम आएगा। अब इसके बाद एक और फैक्टर है जो डेल्टा ओ को डिसाइड करता है, वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक मेटल और एक लाइगेंड। तो लाइगेंड भी डेल्टा ओ को प्रभावित करता है और मेटल भी डेल्टा ओ को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है डेल्टा ओ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब Fe2+ के केस में डेल्टा ओ कम आएगा और Fe3+ के केस में डेल्टा ओ ज्यादा आएगा। वो तो होगा ही बेटा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो लिगैंड को उतना तेजी से अपनी ओर खींचेगा, और लिगैंड जितना तेजी से मेटल के करीब आएंगे तो फिर जो 5d ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा एनर्जी से होगी। ठीक है। सेकेंड है डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर ऑफ d ऑर्बिटल, मतलब ऐसा मेटल जिसमें 3d ऑर्बिटल है और एक दूसरा मेटल जिसमें 4d ऑर्बिटल है, तो 4d के केस में डेल्टा ओ ज़्यादा आएगा और 3d के केस में डेल्टा ओ कम आएगा। ये भी बहुत ऑब्वियस है, 4d की एनर्जी 3d से ज़्यादा होती है, तो ऐसे मेटल जिनमें 4d होता है वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, डेल्टा ओ ज़्यादा होगा। जैसे निकिल के केस में 3d आता है और निकिल के नीचे पैलेडियम है उसमें 4d आता है, तो पैलेडियम के केस में डेल्टा ओ ज़्यादा आएगा, निकिल के केस में डेल्टा ओ कम आएगा। सिमिलरली कोबाल्ट ऊपर है पीरियोडिक टेबल में और रोडियम नीचे है, तो कोबाल्ट के केस में 3d है और रोडियम के केस में 4d है, तो रोडियम के केस में डेल्टा ओ कोबाल्ट से ज़्यादा आएगा। और तीसरा फॉर्मूला है डेल्टा ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, मतलब जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। यानी जो D6 होगा उसके केस में डेल्टा ओ कम आएगा और D6 में डेल्टा ओ ज़्यादा आएगा और D7 में डेल्टा ओ कम आएगा और D8 कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा ओ और कम आएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक बहुत खास कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं CFSE से। इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन एनर्जी फॉर dx आयन, जहाँ पे x है 1 to 10 of central metal containing T2Gp EgQ configuration from the hypothetical energy level। मतलब ये है कि अगर किसी सेंट्रल मेटल का जो d ऑर्बिटल है उसका हम मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन मान ले dx करके। आप तो जानते ही हैं कि d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो dx आयन है, dx आयन को मैं और थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ।
जैसे Fe2+ में और कोबाल्ट 3+ में जो DX आयन होगा वो D6 होगा। आप जब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो D6 आएगा। ऐसे ही कोबाल्ट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आता है आर्गन 4s2 3d7, और फिर हम जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d7 से निकलेगा, तो इसका भी कन्फिग्रेशन आएगा dx। तो इन दोनों में D6 आयन पाया जाता है। और अगर हम Ni2+ की बात करें तो निकिल का कन्फिग्रेशन 4s2 3d8 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3d8 ही तो बचेगा, तो इसमें D8 आयन प्रेजेंट है। तो बेटा ये dx अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो dx आयन है, इसमें जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, वहाँ पे d ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे थे 2 ग्रुप में, एक T2g और एक Eg। T2g की एनर्जी कम थी तो T2g बेटा पहले भरेगा अबाउ रूल के अकॉर्डिंग, और Eg की एनर्जी ज़्यादा थी वो बाद में भरेगा। यानी अबाउ रूल के हिसाब से जब तक T2g भर नहीं जाएगा तब तक Eg का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कन्फिग्रेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, माना T2g के अंदर p इलेक्ट्रॉन्स हैं और Eg के अंदर q इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज आएगा एनर्जी में किसी dx आयन की, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल, उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा लॉस इन एनर्जी ड्यू टू p इलेक्ट्रॉन। बेटा लॉस इन एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि p इलेक्ट्रॉन T2g के अंदर है और T2g का लेवल आप लोगों ने देखा था -0.4 डेल्टा O था। ठीक है, तो जब T2g के अंदर p इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसमें लॉस इन एनर्जी होगी। कितनी लॉस इन एनर्जी होगी? 0.4p, उसको माइनस से डिनोट कर दिया क्योंकि लॉस है, प्लस गेन इन एनर्जी ड्यू टू q इलेक्ट्रॉन। अब ये जो q इलेक्ट्रॉन है ये Eg के अंदर जाएंगे, और Eg ऑर्बिटल आपने देखे थे वो हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल से 0.6 डेल्टा O ऊपर थे। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 डेल्टा O, तो q इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 q डेल्टा O। ठीक है, तो CFSE का फॉर्मूला आ जाएगा -0.4p डेल्टा O प्लस 0.6 q डेल्टा O। अब डेल्टा O कॉमन ले लीजिए तो ये फॉर्मूला आ गया CFSE इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -0.4p प्लस 0.6 q इंटू डेल्टा O। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का है। और इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैं आपको बता दूं, CFSE जितना निगेटिव आएगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी जितना कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए अब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाने जा रहा हूं आपको। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, D6 आयन। तो बेटा जो D6 आयन है इसका जो कन्फिग्रेशन होगा इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है Fe2+ के साथ या कोबाल्ट 3+ के साथ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको याद होगा जैसे Cn-, CO, अमोनिया, En, तो फिर यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आएगा वो T2g6 Eg0 आएगा, क्योंकि पहले T2g भरेगा फिर Eg का नंबर आएगा। लेकिन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो T2g आपका पूरा पूरा भर जाएगा लेकिन Eg खाली रहेगा। तो कन्फिग्रेशन आया T2g6 Eg-Q। अब बेटा P की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 6 और Q की वैल्यू क्या आई 0, तो P की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे और Q की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो, तो जो CFSE आएगा वो -2.4 डेल्टा O आएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस है वीक लिगेंड। वीक लिगेंड आप सब जानते हैं जैसे I-, Cl-, Br-। तो वीक लिगेंड के केस में कोई स्प्लिटिंग हो नहीं पाएगी। जब कोई स्प्लिटिंग खास हो ही नहीं पाएगी
तो पांचों की एनर्जी बराबर होगी, यानी T2G और एनर्जी Eg की एनर्जी लगभग बराबर होगी। तो ऐसे में T2G में भी इलेक्ट्रॉन भरेगा और Eg में भी इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो लाइन से जैसे हुंड्स रूल की तरह इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे भर देंगे। 4 आएंगे T2G में और 2 आएंगे Eg में। तो अब जो कन्फिग्रेशन आएगा वो T2G4 Eg2 आएगा। और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आई 4 और Q की वैल्यू 2, सॉल्व किया तो ये आया -0.4 डेल्टा O। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो पेयरिंग करा देता था और इससे 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाते थे। तो बच्चों, कौन से 2 d ऑर्बिटल खाली होते थे? अब आपको समझ में आ रहा होगा, Eg ऑर्बिटल खाली होते थे। और Eg में कौन थे? dz² और dx² - y²। इसीलिए बच्चों D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यही दोनों d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। T2G हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि T2G वैकेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पूरा यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एकदम क्लियर कट कर दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्यों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराता है अगेंस्ट हुंड्स रूल। इसका एक ही जवाब है, बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, और वीक लिगैंड क्योंकि स्प्लिटिंग प्रॉपर वे में करा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं। पांचों d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 5 फिर 1। तो ऐसे में जो 3 T2G ऑर्बिटल पहले पढ़ते हैं इसमें 4 आ जाएंगे और बाद वाले जो 2 d ऑर्बिटल हैं यानी Eg ग्रुप, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कन्फिग्रेशन होगा। तो बच्चों, आपको इस कन्फिग्रेशन को लिखना आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बता दिए जाएंगे और फिर आप पहले कन्फिग्रेशन लिखना लिगैंड की स्ट्रेंथ देख के, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के CFSE निकाल लेना। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगला केस देखेंगे D8 जिसका एग्जाम्पल है Ni2+। बेटा, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड हो, दोनों केस में कन्फिग्रेशन एक ही आएगा, T2G6 Eg2। ये आप क्रिस्टल फील्ड वाले डायग्राम में भी जाके देख सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो नीचे वाले 3 जो T2G ऑर्बिटल हैं उनमें हमने 6 भरे अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, बचे 2, तो वो Eg में हमने एक एक करके भर दिए। ठीक है, और अगर वीक लिगैंड होगा यानी स्प्लिटिंग नहीं होगी तो भी वही होगा, T2G6 Eg2 ही आएगा। तो ध्यान रखें, D8, D9, D10 इन सब कन्फिग्रेशन में लिगैंड की स्ट्रेंथ कोई मायने नहीं रखती, एक ही कन्फिग्रेशन आएगा। और इस वजह से जब हम P की वैल्यू 6 पुट करेंगे, Q की वैल्यू 2 पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो CFSE आएगा -1.2 डेल्टा O। तो अब आपके सामने देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, -1.2, -0.4 और -2.4। तो ऐसे केस में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस केस में होगी, तो आंसर है -2.4 डेल्टा O, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था CFSE जितना ज़्यादा निगेटिव होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो बच्चों, आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूरा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, D1 से लेकर D10 तक जितने भी कन्फिग्रेशन है सब कॉपी में लिखिएगा और सबकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, D1, D2, D3 यहाँ पे एक ही केस बनेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो। लेकिन D4 से D7 तक 2 केस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में अलग, वीक लिगैंड में अलग। और फिर उसके बाद D8, D9 और D10 यहाँ पे भी केवल एक ही केस बनेगा। तो ये होमवर्क आप लोग करिएगा, D1 से लेकर D10 तक सारे कन्फिग्रेशन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप लोगों को निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग
वो कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और शेप होती है टेट्राहेड्रल। पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप समझ लीजिए। टेट्राहेड्रल शेप में 4 बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन उन 4 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, बल्कि 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो अगर हम लोग टेट्राहेड्रल शेप को ड्रॉ करें तो सेंटर में M होगा और जो 4 लिगेंड्स होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बना रहे होंगे। यानी एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो यहाँ पे लिगेंड्स होंगे वो एक्सिस के बीच में प्लेस्ड होंगे। ये बात ध्यान देने वाली है। नाउ लिगेंड्स आर प्लेस्ड बिटवीन द एक्सिस, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने क्या देखा था, वहां पे लिगेंड्स ऑन द एक्सिस प्लेस थे, क्योंकि वहां पे सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। और यहाँ पे जो लिगेंड्स होंगे बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो इस वजह से जब वो सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेंगे बाय द कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, तो ऐसे में अब T2G जो ग्रुप है उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे एज कंपेयर टू EG। यानी यहाँ पे जो केस है वो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स है। ऑक्टाहेड्रल में EG ज़्यादा रिपल्सन फील कर रहा था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा। तो ऐसे में फिर यहाँ पे जो एनर्जी ज़्यादा आएगी वो T2G की एनर्जी ज़्यादा आएगी। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इस जगह T2G होगा और इस जगह EG होगा, यानी एनर्जी ऑफ T2G बिकम्स मोर देन EG और इससे d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये आपके हाइपोथेटिकल केस है जब पांचों की एनर्जी बराबर है, लेकिन एक्चुअल में T2G की एनर्जी ज़्यादा आएगी और EG की एनर्जी कम आएगी, क्योंकि T2G ग्रुप में जो d ऑर्बिटल्स हैं उन d ऑर्बिटल्स का जो लोब होता है बिटवीन द एक्सीज होता है, और लिगेंड भी यहाँ पे बिटवीन द एक्सीज हैं, तो आमने सामने आ जाएंगे। तो T2G को ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, T2G की ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, और EG को कम रिपल्सन मिलेगा, उसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है उसे हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल। और ये जो हाइपोथेटिकल एवरेज एनर्जी लेवल है इसके ऊपर आएगा T2G बाई मैग्नीट्यूड प्लस 0.4 डेल्टा T, और EG इसके नीचे आएगा बाई मैग्नीट्यूड 0.4 डेल्टा T। अब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये उसका ड्रॉबैक था, और इस ड्रॉबैक को दूर किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि वही कॉम्प्लेक्स कलरफुल होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और सेकेंड कंडीशन है वहाँ पे डी ट्रांजिशन होना ज़रूरी है। चलिए अब हम डी ट्रांजिशन आपको समझाते हैं। सपोज़ यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सपोज़, जिसमें स्प्लिटिंग हो चुकी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, T2G की एनर्जी कम है और EG की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल के 2 ग्रुप बन गए हैं, और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो सपोज़ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G ऑर्बिटल में है, और अगर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर ये किसी विजिबल वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा T2G से EG में। ठीक है। अब T2G से जब EG में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे हमेशा रहेगा, वो नीचे भी आएगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जब EG से इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा, यानी हाई एनर्जी से
लो एनर्जी में आएगा तो फिर वो एक फोटोन रिलीज करेगा, और वो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वही कॉम्प्लेक्स के कलर को डिसाइड करेगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो फोटोन का यूज़ हो रहा है। पहला, जब इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में जाता है, इस फोटोन को कहेंगे एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन Eg से T2g में आता है, इसे कहेंगे एमिटेड वेवलेंथ का फोटोन। तो यहाँ पे दो वेवलेंथ आ रही हैं, एक एब्जॉर्ब वेवलेंथ और एक एमिटेड वेवलेंथ, और ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को याद रखने का एक बढ़िया सा मैंने ट्रिक बनाया है। ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में जो आमने सामने वाले वेवलेंथ आ रहे हैं यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे वॉयलेट और येलो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। मतलब ये है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर का फोटोन एमिट करेगा, तो ऐसे में उस कॉम्प्लेक्स का कलर वॉयलेट नहीं आएगा बल्कि येलो आएगा। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स हमेशा एमिटेड वेवलेंथ डिसाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप सब लोगों ने ब्लू विट्रियोल के बारे में सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो बताइए उसका कलर ब्लू क्यों आता है? उसका कलर ब्लू क्यों आता है? क्या वो ब्लू वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता है? नहीं। अगर उसका कलर ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ये एक बार एडवांस में क्वेश्चन आ भी चुका है कि ब्लू विट्रियोल किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर है ऑरेंज कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और इस वजह से जो एमिटेड कलर आएगा वो आएगा ब्लू। इसी वजह से वो कंपाउंड ब्लू विट्रियोल का, वो कंपाउंड ब्लू कलर का होता है। अब अगला पेयर है ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का तब होगा जब वो रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, और रेड कलर का तब होगा जब वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे। तो इस तरह से बेटा तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, वॉयलेट येलो वाला, ब्लू ऑरेंज वाला और रेड ग्रीन वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डी ट्रांजिशन इन ए कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन कर सकता है, और डी ट्रांजिशन करने के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जिसे एब्जॉर्ब वेवलेंथ कहेंगे, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन Eg से वापस T2g में आएगा तो एक दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा, जिसे हम एमिटेड वेवलेंथ कहेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर लाइगेंड्स अब्सेंट हैं, अब सोचिए जब लाइगेंड्स अब्सेंट हैं तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो डी ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस आएगा। और दूसरी कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर ट्रांजिशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, तब भी वो सब्सटेंस कलरलेस आएगा। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स के कलर शो करने की दो कंडीशन है। पहली चीज़, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसमें लाइगेंड्स होने चाहिए, ताकि डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो सके और डी ट्रांजिशन हो सके। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, वो ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो आपने अभी पढ़ा था स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड उतना ज़्यादा डेल्टा हो। अब बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ, यानी एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी वेवलेंथ उतनी कम। ठीक है, यानी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर तो लेस वेवलेंथ का कलर शो करेगा। जैसे
H2O वीक लिगेंड है, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे जो कलर आएगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। आप लोगों ने विजुअल स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, विबग्योर होता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वेवलेंथ कम आ रही है, यानी वॉयलेट कलर, और यहाँ पे वीक लिगेंड होने की वजह से वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, यानी ग्रीन। ओके बच्चों, तो ये था कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे ये 4 लिगेंड्स हैं, और ये 4 जो लिगेंड्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इसको आप वाई एक्सिस मान सकते हैं, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम ये मान लें कि लिगेंड्स एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये 4 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेंगे तो मेटल के जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन मिलेगा वो मिलेगा dx² माइनस y² ऑर्बिटल को, क्योंकि इस ऑर्बिटल में जो लोब्स होती हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस पे होती हैं। इसके अलावा ये पूरा ऑर्बिटल xy प्लेन में लाई करता है, लिगेंड्स भी xy प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा रिपल्सन dx² माइनस y² को मिलेगा। फिर उसके बाद हम dxy ऑर्बिटल को देखेंगे। dxy ऑर्बिटल में भले ही लोब एक्सिस पे ना हो, लेकिन ये ऑर्बिटल xy प्लेन में लाई करता है, और लिगेंड भी हमारे xy प्लेन में लाई करते हैं। तो इस वजह से dxy ऑर्बिटल विल फील मोर रिपल्सन देन dz²। इस वजह से देखिए dxy ऑर्बिटल की एनर्जी dz² से ज़्यादा है। ये बात आप अच्छे समझ लीजिए, dz² ऑर्बिटल में लोब एक्सिस पे तो होती है, लेकिन वो होती है z एक्सिस, और लिगेंड हमारे कहाँ पे है, x एक्सिस और y एक्सिस पे, यानी xy प्लेन में है। तो इस वजह से जो dxy ऑर्बिटल है उसको रिपल्शन dz² ऑर्बिटल से ज़्यादा मिलेगा, और जो मिनिमम रिपल्सन मिलेगा वो dyz और dzx ऑर्बिटल को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोब है वो xy प्लेन में है ही नहीं। dyz ऑर्बिटल में लोब होती है yz प्लेन में, और dzx ऑर्बिटल में लोब्स होती हैं zx प्लेन में। यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि अब्सेंस ऑफ लिगेंड होने पर पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, वो डीजेनरेट होंगे, लेकिन जब लिगेंड्स आएंगे तो वो d ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देंगे, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन पांचों की एनर्जी इक्वली बढ़े, ये बात एकदम हाइपोथेटिकल है। वास्तव में जो एक्सियल d ऑर्बिटल्स होंगे उनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, उनकी एनर्जी नॉन एक्सियल यानी T2g ऑर्बिटल से ज़्यादा आएगी। लेकिन ये भी हाइपोथेटिकल केस है। एक्चुअली Eg में जो dx² माइनस y² ऑर्बिटल होगा वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी, जबकि dz² ऑर्बिटल जो है उसको रिपल्सन dxy की तुलना में कम मिलेगा, तो उसकी एनर्जी कम आएगी। और यहाँ पे देखिए जो 3d ऑर्बिटल होते हैं xy, yz, zx, इसमें xy को काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे है, और बचे 2 yz और zx उनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि उनको रिपल्सन कम मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डबल स्प्लिटिंग होती है, 2 बार स्प्लिटिंग होती है। बड़ा यूनिक केस है ये।